Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 India in the 18th century. बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडिया कैसा था 18th सेंचुरी में, रूलर कौन थे, सोशल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर को। बेटा जो मुग़ल एम्पायर था ना, वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है किसके बाद? औरंगज़ेब आलमगीर के बाद। औरंगज़ेब की डेथ जैसे ही 1707 में होती है, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो जाता है। मुग़ल एम्पायर ख़त्म नहीं होता है बेटा, पर उसका डिक्लाइन चालू हो जाता है। और ये जो औरंगज़ेब आलमगीर थे, ये कौन थे? 6th मुग़ल रूलर। आपको पता ही होगा ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और 6th नंबर पे आते थे हमारे औरंगज़ेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर आते थे औरंगज़ेब। तो ये जो औरंगज़ेब थे, इनकी जैसे ही डेथ होती है 1707 में, उसके बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो जाता है। अभी मुग़ल एम्पायर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी लेटर मुग़ल्स भी हैं। ठीक है बेटा, क्यों औरंगज़ेब की डेथ के बाद ही एम्पायर डिक्लाइन करती है? इसमें सिर्फ डेथ का रोल नहीं है बेटा, औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन इनएविटेबल था, मतलब होना ही था। जो सीड्स थे डिक्लाइन के, उन्हें शो कर दिया गया था किस में? जब औरंगज़ेब ने 50 साल रूल किया। तो ये जो 50 साल थे, इसमें चुन चुन के औरंगज़ेब ने ऐसे काम किए कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना ही था। मतलब ये कोई सडन रिएक्शन नहीं था, है ना, कि सडनली डेथ हुई और फिर एक ऐसा राजा नहीं रहा जो एम्पायर को कंट्रोल कर पाता, इसीलिए एम्पायर टूटने लग गई या मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। औरंगज़ेब ने जो काम 50 सालों में किए, उससे लोग इतने परेशान हो गए थे कि हर किंगडम अपनी इंडिपेंडेंस को एजर्ट करने में लग गया था कि भाई अब हम मुग़ल साम्राज्य के अंदर नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। औरंगज़ेब टुक द मुग़ल एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपांशन। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि औरंगज़ेब ने मुग़ल एम्पायर का बहुत एक्सपांशन किया, है ना, चारों तरफ मुग़ल एम्पायर को बढ़ाया, पर वो एफिशिएंटली गवर्न नहीं कर पाया। देखो बेटा, एम्पायर को बढ़ा देना एक अलग बात है, और प्रॉपरली सेंट्रल अथॉरिटी रख कर के हर चीज़ को कंट्रोल करना एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे राजा बैठा है और वो चारों तरफ का मतलब पूरा कंट्रोल रख पा रहा है, ये बिल्कुल अलग है। औरंगज़ेब ने अपने एम्पायर को ज़रूर बढ़ा दिया, पर ना यहाँ कंट्रोल रख पाया ना यहाँ। सो मेजर प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपांशन इतना हो गया था कि औरंगज़ेब हर चीज़ को दिल्ली में बैठ के नहीं देख पा रहा था। दूसरी बात, पॉलिसीज़ इतनी गलत बना दे रहा था कि भाई हिंदू उसके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, सिख उसके अगेंस्ट में हो जा रहे हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो एफिशिएंटली गवर्न नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये थी, क्योंकि उसका हमेशा इन्वॉल्वमेंट वॉर्स में रहता था। एक्सपांशन एक्सपांशन एक्सपांशन। अरे भैया, इस एरिया को तुमने अगर आज कंट्रोल में ले लिया है युद्ध जीत के, तो यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़, प्लान्स, टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी लेके आओ कि लोग तुम्हारे साथ जुड़ें, है ना। वो जब परेशान हो तो उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनको लगे कि भाई हमारे लिए कोई है। आप यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो, आगे आपने एक नया एरिया और जीत लिया, फिर नया एरिया और जीत लिया, लोग आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। मतलब राजा से जनता जुड़ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब तो कंटिन्यूसली वॉर्स में लगा था। वॉर्स फॉर व्हाट? फॉर एक्सपांशन। और टैकल कर रहा था बेचारा बार बार किसको? रिबेलियंस को। इतने रिबेलियंस हो रहे थे औरंगज़ेब के टाइम कि उसे इसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। इधर का रिबेलियन शांत करता, दूसरी जगह रिबेलियन होने लगता, वहाँ का रिबेलियन शांत करता, तीसरी जगह होने लगता। तो एक तो वॉर्स ऑफ एक्सपांशन, दूसरा टैकलिंग ऑफ रिबेलियंस, ये दोनों बड़ी प्रॉब्लम थी किसके सामने? औरंगज़ेब के सामने। कॉन्सिक्वेंटली हमने ये देखा कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो पावरफुल होते गए। देखो, जितना राजा सेंटर में वीक होता है ना, उतनी ही अतिवादी ताकतें पावरफुल होती जाती हैं। और यहाँ तो गवर्नर्स थे जो लीगली अपॉइंटेड थे, तो जो गवर्नर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल होते गए। उन्होंने भी देखा यार, ये औरंगज़ेब कहाँ
इधर रिबेलियन टैकल कर रहा है, उधर रिबेलियन टैकल कर रहा है, इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वीक है ना। हर कोई तो इसके खिलाफ रिबेलियन करने को खड़ा हो जा रहा है, इसकी कोई ताकत है ही नहीं। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप या एज अ रिजल्ट। तो ये जो सब कुछ चल रहा था, इसके रिजल्ट ये हुआ कि हमने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, बहुत सारे तो टूट कर मुग़ल एम्पायर से अलग हो गए। किसके बाद? औरंगज़ेब की डेथ के बाद। अब हम लेटर मुगल्स को देख लेते हैं बेटा, फ्रेंड्स ऑफ लेटर मुगल्स। तो औरंगज़ेब की डेथ जरूर 1707 में हो गई, उसके बाद एक डिक्लाइन हमने देखा मुग़ल एम्पायर में, है ना। पर मुग़ल एम्पायर ख़त्म होती है फाइनली 1857 के बाद में, है ना। 1857 तक तो अभी मुगल्स रहेंगे। तो अब हम तो पहले थे बहादुर शाह, जिन्होंने 1707 से 1712, 1707 से 1712 5 साल रूल किया। फिर जहांगीर शाह बेचारे 1 ही साल रूल कर पाए, 1712 टू 1713। फिर फारूक शेयर ये 6 साल रूल करते हैं, 1713 से 1719। फिर 1719 का वो मनहूस साल आता है जिसमें एक ही साल में 4 रूलर रूल करते हैं। रफ़ी उल दराजात, बेटा कहीं कहीं स्पेलिंग आपको ऐसे भी मिलेगी, आर के बाद भी ये मिलेगा, दर्जात भी बोल सकते हो आप। रफ़ी उद दौलत, जिन्हें ही शाहजहां टू भी कहते थे, निकुशियार और मोहम्मद इब्राहिम, ये 4 रूलर थे जिन्होंने 1719 में रूल किया, वन आफ्टर द अनदर। All these emperors ruled for short periods, one after the other, in 1719। फिर मोहम्मद शाह 19 से 48, अच्छा खासा टाइम इन्होंने रूल किया, 1790 टू 1748। फिर आएंगे आपके अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आलमगीर टू 1754 से 1759, ठीक है, 5 साल तक भी रूल कर गए। शाहजहां 3 बहुत शॉर्ट पीरियड 1759 में। शाह आलम टू 1759 टू 1806, बहुत लंबा अच्छा खासा पीरियड है। फिर अकबर शाह टू 1806 टू 1837, ठीक है, मतलब 31 ईयर का रूल भी बहुत होता है। बहादुर शाह जफ़र 1737 से 57, ये यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, जिसमें झांसी की रानी तात्या टोपे वगैरह लड़ते हैं, बस यहीं तक ये रूल करेंगे, है ना। 1857, 20 साल इन्होंने भी रूल किया। नाउ लेटर मुगल्स। बेटा मुगल्स को तो आप क्लास 7 में पढ़ के आए हो ना, तो मुगल्स को पढ़ा के हम क्या करेंगे? तो अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लेटर मुगल्स। क्लास 7 में मुगल्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, शाहजहाँ को भी पढ़ा है, जहांगीर को भी पढ़ा है, अकबर को भी पढ़ा है, हुमायूं को भी पढ़ा है ना, पढ़ा ही है। तो अब हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स को। तो जो 14 सक्सेसर थे औरंगज़ेब के, इन्हें कहा जाता था लेटर मुगल्स। औरंगज़ेब के बाद 14 मुगल शासक आए, 14 सक्सेसर थे औरंगज़ेब के। इन्होंने 150 ईयर रूल किया, 1707 में रूल करना स्टार्ट किया और 1857 तक रूल करते रहे। तो लगभग कितना रूल किया? 150 साल रूल किया। पर ये हाई कैलिबर के रूलर साबित नहीं हुए। They did not prove to be ruler of high caliber। बहुत ज़्यादा कैलिबर, पोटेंशियल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इनमें नहीं थी, ये इनकैपेबल थे। मतलब जैसे अकबर थे, इवन उसके पहले उसके बाद वाले जो मुगल्स थे बहुत चंड चालाक थे, ये तो ऐसे ही थे, एंजॉय बस। अब इतनी भी बुद्धि इनकी नहीं चलती थी कि ये अपने एम्पायर का डाउनफॉल देखें। भाई जब हमारी कंडीशन में डिटोरिएशन आता है तो हमें फीलिंग आने लगती है ना कि यार पहले तो हम ऐसे नहीं थे, आज ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो हम सोच के उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। पर इन 14 में से कोई भी ऐसा नहीं था जो इतनी सोच समझ रखता हो कि यार कुछ तो गलत हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए, वैसा इतना दिमाग ही नहीं था इनमें। और बेटा ये जो लेटर मुगल्स थे ना, ये टूल्स बन गए थे किसके हाथों के? नॉबल्स के हाथों के। जो नॉबल्स वगैरह थे ना, ये लोग राजा को अपने हिसाब से चलाते थे, राजा के हिसाब से नहीं चलते थे। नॉबल्स की ग्रेडिंग सेकंड होगी, पहले तो राजा ही होगा ना, तो राजा के हिसाब से नॉबल्स को चलना चाहिए कि नॉबल्स के हिसाब से राजा को? तो नॉबल्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो राजा को कहते थे ये करो ये मत करो, और इवन ब्रिटिशर्स का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आ गया था। जब ये लोग रूल कर रहे थे, पूरे 14 की बात कर रहे हैं हम, तो ये जब रूल कर रहे थे तो जो मुग़ल एम्पायर था, जो एक टाइम में इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को कवर करता था, वो रिड्यूस हो गया था अराउंड दिल्ली। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट पे मुग़ल रूल था। मुग़ल रूलर
कंट्रोल करते थे दिल्ली से बैठ के मैक्सिमम पार्ट को, पर अब ऐसा नहीं था। अब तो दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया था बस वही मुग़ल एम्पायर रह गया था, मतलब मुग़ल एम्पायर का एरिया श्रिंक हो गया था। जैसे जैसे इनकी पावर डिक्लाइन होती जा रही थी, जो लेटर मुगल्स थे वो रूल करते रहे फिर भी 1857 तक, जब बहादुर शाह जफ़र को डिथ्रोन किया। और डिथ्रोन करने वाले कौन थे? ब्रिटिश। देखो डिक्लाइनिंग पावर, कम पावर के साथ भी बेचारे रूल करते रहे करते रहे करते रहे। 150 साल इन्होंने निकाल दिए। 1857 तक ये रूल करते रहे। बहादुर शाह जफ़र को डिथ्रोन किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। और बहादुर शाह जफ़र को ही कहा जाता है लास्ट मुग़ल रूलर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई इतनी। नाउ कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण क्या थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण था रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब। ये जो बीज था ना डिक्लाइन का, ये वो किसने ही दिया था, शो किसने कर दिया था? औरंगज़ेब ने कर दिया था। हम बोलते हैं ना बीज बोना, मतलब भाई कहीं ना कहीं कड़वाहट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की शुरुआत किसने कर दी थी? औरंगज़ेब। 50 साल रूल किया इसने, और उस 50 साल में अपने आप को वीक ही किया, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। जब औरंगज़ेब रूल कर रहे थे तो जो मुग़ल एम्पायर था वो ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था, पर औरंगज़ेब की जो गलत सलत पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से एम्पायर वीक होने लग गया था। इसके जो वॉर्स थे एक्सपांशन के डेक्कन की तरफ, वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ द लार्ज एम्पायर। बेटा देखो, आप नॉर्थ में बैठे हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े पार्ट को आप कंट्रोल करके बैठे हो, पर अब आप उस पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डेक्कन की तरफ आना चाहते हो। और आपकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, उस डेक्कन पॉलिसी की वजह से आप अननेसेसरी डेक्कन में उलझ के रह जाते हो और उतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे करके वीक हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब औरंगज़ेब थे तो जो मुग़ल एम्पायर था वो ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था। औरंगज़ेब की जो गलत सलत पॉलिसीज़ थी, इसका जो वॉर ऑफ एक्सपांशन था कहाँ पर? डेक्कन की तरफ, उसने एडवर्सली अफेक्ट किया, बुरी तरीके से प्रभावित किया एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन व्यवस्था को। इतने बड़े एम्पायर की प्रशासन व्यवस्था को हिला के रख दिया औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी ने। एक बड़ा रीज़न तो था डेक्कन, याद रखना, फर्स्ट रीज़न डेक्कन। दूसरा, ये अपने प्रेसिडेंसेस की तरह नहीं था, ये शाहजहाँ की तरह नहीं था, जहांगीर की तरह नहीं था, अकबर की तरह नहीं था। औरंगज़ेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को सही नहीं समझता था। उसका मानना ये था कि भाई मैं इस्लाम को बिलोंग करता हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को संरक्षण दूंगा जो इस्लाम को फॉलो करते होंगे। जो हिंदू होंगे वो मेरे लिए इनफाइडल्स होंगे, मैं हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करूँगा। हिंदुओं के रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्स लगा दूंगा, जजिया टैक्स वापस से लगा दूंगा। हिंदुओं से कहूँगा मैं मुस्लिम रूलर हूँ, तुम्हें मेरा संरक्षण चाहिए तो टैक्स दो, वरना मरो। तो ऐसे नहीं होता है ना। शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, इन्होंने तो कभी ऐसे नहीं किया, ये तो बहुत टॉलरेंट थे। तो अनलाइक हिज प्रेसिडेसर, औरंगजेब डिड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक सहिष्णुता उसमें नहीं थी। रिलीजियस टॉलरेंस को हिंदी में बोलते हैं, धार्मिक सहिष्णुता वो उसमें नहीं थी, बहुत ही असहिष्णु था ये। यही ज़्यादा बेस्ट है ना, टॉलरेंस, इंटॉलरेंट। तो वो इंटॉलरेंट था, रिलीजियस टॉलरेंस इसमें थी ही नहीं। जबकि इनके पप्पा में, इनके दादा में, इनके परदादा में भर भर के थी टॉलरेंस। इसने पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया। हम हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, वहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ता था। जजिया टैक्स लगा दिया हिंदुओं के ऊपर। प्रो इस्लाम बायस था ये, है ना। द प्रो इस्लाम बायस इन औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। और ये जो बार बार झुकाव दिखाता था इस्लाम की तरफ, बायसनेस दिखाता था, इसकी वजह से इसके जो सब्जेक्ट थे, मतलब जो प्रजा थी, सब्जेक्ट बोले तो हम लोग प्रजा, तभी तो कहते हैं डेमोक्रेसी ने ही हमें सिटीजन बनाया है, नहीं तो हम तो सब्जेक्ट थे, आज हम सिटीजन हैं। पहले हमें क्या कहा जाता था? सब्जेक्ट। जैसे राजा चलाएगा वैसे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सिटीजन नहीं थे, आप सब्जेक्ट थे। तो औरंगजेब के जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब हम उस टाइम के हिंदू और मुस्लिम, वो डिवाइड होने लग गए रिलीजियस लाइन पे। हिंदू लोग एक तरफ हो गए, मुस्लिम लोग एक तरफ हो गए। क्यों हो गए भाई? औरंगजेब की पॉलिसीज डिफेक्टिव थी। ये एक रीज़न था
जिसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंटली रिबेलियन होने लग गए थे। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स, बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी था, तभी उसे लॉन्ग बैटल्स करने पड़े। किस किस के साथ? सिख के साथ, मराठास के साथ और राजपूत के साथ। औरंगजेब ने अपनी लाइफ के 27 साल खराब कर दिए। कहाँ के लिए? किसको जीतने के लिए? डेक्कन को जीतने के लिए। तो औरंगजेब ने लगभग 27 साल कहाँ बिताए? डेक्कन में बिताए, जहाँ वो कंटिन्यू लड़ता रहा मराठा से, डेक्कन किंगडम्स के रूलर से। और क्योंकि आपका डेक्कन पे ज़्यादा ध्यान था, आप मराठा से कंटिन्यू लड़ रहे हो, डेक्कन किंगडम से लड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दिल्ली दूर हो गई थी। इससे दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन बैडली हैम्पर कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, है ना। और इससे बहुत सारे रिबेलियंस होने लगे। नॉर्थ के लोगों को लगने लगा यार औरंगजेब का ध्यान तो अब साउथ में लगा है, डेक्कन में लगा है, छोड़ो इसकी बात कौन माने, अपने अपने होने लग गए सब। कोई भी औरंगजेब से अब डर नहीं रहा था, क्योंकि औरंगजेब इनसे दूर हो गए थे, साउथ में बैठे थे। द डेक्कन बैटल्स ऑल्सो ड्रेन द रॉयल ट्रेजरी, और जो सरकारी खजाना होता है ना, राजकोष, तो पूरा के पूरा राजकोष खाली हो गया, ड्रेन हो गया। बहुत सारा पैसा डेक्कन में लगा दिया इन्होंने और मिला इन्हें कुछ भी नहीं। तो जो रॉयल ट्रेजरी थी, जो राजकोष था, वो भी खाली हो गया। नेक्स्ट है डिसयूनाइटेड नोबेलिटी। बेटा जो नॉबल्स थे वो डिसयूनाइटेड थे। अब नॉबल्स को यूनाइट करने के लिए एक बहुत कैपेबल राजा की ज़रूरत होती है, नहीं तो नॉबल्स तो अपना अपना दिमाग अलग अलग चलाएंगे ही चलाएंगे। हमने देखा कि डिक्लाइन होता है मुग़ल एम्परर की अथॉरिटी में भी, है ना। नॉबल्स आपस में लड़ते रहते हैं पावर के लिए। मुग़ल कोर्ट में मैं ज़्यादा पावरफुल, तुम ज़्यादा पावरफुल, तुमसे ज़्यादा पावरफुल, मैं, आपस में नॉबल्स ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो मुग़ल एम्परर हैं उनकी पावर में डिक्लाइन आ रहा है ना। मुग़ल एम्परर अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो नॉबल को बोलेगा भाई तू ये और तू ये, इसके अलावा तुम कुछ नहीं, जो मैं बोलूँगा वो करो। पर ऐसे तो राजा पावरफुल रह नहीं गए थे। हमने देखा है कि स्टडी डिक्लाइन किस में? अथॉरिटी में। किसकी अथॉरिटी में? मुग़ल एम्परर की अथॉरिटी में, जिससे स्ट्रगल होने लगा पावर के लिए। किसके बीच में? नॉबल्स के बीच में। कहाँ पर? मुग़ल कोर्ट में। जो नॉबल्स थे वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, हिंदुस्तानीज, तुरानीज, ईरानीज, अफगान्स। 4 ग्रुप बन गए मुग़ल कोर्ट में। किसके? नॉबल्स के। कौन कौन से? हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी, अफगान्स। जो लेटर मुगल्स थे वो इनके ऊपर चेक ही नहीं रख पाए, और ये बहुत पावर हंग्री नॉवेल्स थे। हर नॉवेल को लगता था मैं इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, इनको लगता था मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, इनको लगता था मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए। तो जो लेटर मुगल्स थे वो फेल हो गए बेटा, वो प्रॉपर चेक ही नहीं रख पाए इन पावर हंग्री नॉवेल्स के ऊपर। सच नॉवेल्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ एम्परर, और ये जो नॉवेल्स थे ये अंडरमाइन कर रहे थे राजा की अथॉरिटी को। कर क्या रहे थे? राजा हो गया था पावरलेस, उतनी ज़्यादा पावर उसके पास थी ही नहीं। फेलियर ऑफ मनसबदारी सिस्टम, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसको ध्यान से पढ़ना। औरंगजेब ने अपॉइंट किया था बहुत सारे मनसबदार को, है ना, क्योंकि उसकी एम्पायर का एक्सपांशन बहुत हो चुका था। जितना बड़ा एम्पायर उतने ज़्यादा मनसबदार। तो औरंगजेब ने अपॉइंट किया था बहुत सारे मनसबदारों को, क्योंकि उसका एम्पायर हो चुका था बहुत ही बड़ा। बेटा ज़्यादा मनसबदार होने का मतलब क्या है? ज़्यादा ज़मीनें हों जिन्हें हम मनसबदार को दे सकें। एक मनसबदार को हमें बहुत सारी ज़मीन देनी पड़ती है जब वो हमारे लिए आर्मी प्रिपेयर रखता है, ठीक है, आर्मी को तैयार रखता है। तो अब जितने ज़्यादा मनसबदार हो गए तो ज़मीनें ज़्यादा देनी पड़ी उनको, और जितनी ज़्यादा ज़मीनें हम उनको देते गए, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास एडिकेट नंबर में जागीर्स बची ही नहीं, ज़मीनें बची ही नहीं, जागीर बची ही नहीं, हम उनको देते क्या? तो यहाँ पर स्क्रैम्बल हो गया फॉर ल्यूक्रेटिव जागीर्स। स्क्रैम्बल मतलब आपस में लड़ाई हो रही है, ये जागीर तो मैं ही लूँगा। ल्यूक्रेटिव जागीर मतलब वो एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता हो, सॉइल बहुत फर्टाइल हो। तो ल्यूक्रेटिव जागीर्स के लिए स्क्रैम्बल होने लग गया कि भाई ये वाला एरिया हमें चाहिए, वो वाला एरिया हमें चाहिए। तो यहाँ पर हो गई मनसबदारी क्राइसिस। पहली बात तो मनसबदारों को लेने के लिए उतनी ज़मीन देने के लिए उतनी ज़मीन हमारे पास नहीं बची, जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी उसके लिए स्क्रैम्बल होने लगा, लड़ाई होने लगी। बहुत सारे मनसबदार
प्रॉफिटेबल जागीर ले ही नहीं पाए। मेनी मनसबदार फेल टू गेट प्रॉफिटेबल जागीर, उन्हें प्रॉफिटेबल जागीर्स मिली ही नहीं और वो नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन ही नहीं कर पाए जितने को हर मनसबदार को कुछ फिक्स नंबर सोल्जर्स के मेंटेन करने होते थे। वो उसकी रैंक, मनसबदारी क्या थी, एक रैंक थी भाई, कोई 5,000 सोल्जर मेंटेन करेगा, कोई 2,000 करेगा, कोई 1,000 करेगा। तो अब जब प्रॉफिटेबल जागीर ही नहीं है, जागीर से इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है कि वो सैनिकों को, घोड़ों को, हाथी को मेंटेन कर पाए, तो वो कैसे करता। तो यहाँ पर जागीर की प्रॉब्लम हुई। जागीर की प्रॉब्लम के कारण ल्यूक्रेटिव जागीर जो बहुत अच्छी जागीर थी उसके लिए स्क्रैम्बल हुआ, मनसबदार फेल हो गए, वो ट्रूप्स मेंटेन ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट है एक और प्रॉब्लम जो है वो है वॉर्स ऑफ सक्सेशन। बेटा इन लोगों में ये बात शुरुआत से चली आई है। शुरुआत से बोलो तो हुमायूं के टाइम भी थी, अकबर के टाइम भी थी, और जहांगीर शाहजहां के टाइम पे भी थी, औरंगज़ेब के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा थी। औरंगज़ेब ने तो पावर को लेने के लिए पता नहीं क्या किया, अपने भाइयों को मारने से लेके बहुत कुछ उल्टा सीधा किया। तो वॉर ऑफ सक्सेशन एक मेजर इशू था मुगल्स के साथ। तो जैसे ही एक मुग़ल एम्परर की डेथ होती, वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो जाता। अकबर की डेथ हुई तो उसके बीच बच्चे जो थे उनके बीच में लड़ाई चालू हो गई, है ना। शाहजहां की डेथ हुई तो जो भाई थे उनके बीच में लड़ाई चालू हो गई कि अब कौन बनेगा नेक्स्ट रूलर। तो जैसे ही किसी भी मुग़ल एम्परर की डेथ होती, वॉर ऑफ सक्सेशन होता ही होता कि भाई अब थ्रोन किसको मिलेगा। जितने भी क्लेमेंट्स होते हैं ना, दावेदार, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, उनके बीच में वॉर होने लगता सक्सेशन के लिए कि भाई राजगद्दी मेरे पास आएगी, थ्रोन मेरे पास होगा, मेरे पास होगा, तेरे पास होगा, तेरे पास नहीं होगा, ये आपस में लड़ते रहते। तो एक मुग़ल एम्परर की डेथ लीड्स टू वॉर ऑफ सक्सेशन, होना ही होना है। और ये जो वॉर थे ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते थे एम्पायर में। मैन मटेरियल का लॉस होता था। अगर दोनों भाई दमदार हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं तो प्रजा भी लड़ती, प्रजा भी आपस में बट जाती। तो भाई ये जो वॉर ऑफ सक्सेशंस थे, इससे मैन मटेरियल दोनों का लॉस होता, मुग़ल एम्पायर भी वीक होता। दिस लॉस वीकेंड द एम्पायर। और ये जो लॉस होते मैन और मटेरियल का, आदमी भी मरते, मटेरियल का भी लॉस होता, इससे एम्पायर वीक होता जाता, जिससे जो एनिमीज़ होते हैं वो प्लान बना लेते कि अब अटैक करने का सूटेबल टाइम है, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, राजा है ही नहीं, राजगद्दी खाली है, चलो अटैक कर दो। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट प्लेजर सीकिंग सक्सेसर्स। बेटा जो सक्सेसर्स थे एक्चुअल में वो उतने लायक भी नहीं थे, नालायक थे, प्लेजर लविंग थे, मदिरा पान में बिजी रहते थे, नृत्य मतलब डांस सॉन्ग इसमें बिजी रहते थे, ड्रिंकिंग की हैबिट उनके अंदर थी, दूसरा नशा भी वो लोग करते थे, और उतने कुशल भी नहीं थे, इतने मतलब लायक भी नहीं थे वो लोग। औरंगज़ेब तो भैया बढ़िया थे, औरंगज़ेब की तरह नहीं थे लेटर मुगल्स। अनलाइक औरंगज़ेब जो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत पायस था, है ना, पायस मतलब शुद्ध, मतलब धर्म कर्म के काम करने वाला, हार्ड वर्किंग था औरंगज़ेब, पर उसके सक्सेसर्स उसकी तरह नहीं थे। जो लेटर मुगल्स थे वो इनएफिशिएंट थे, प्लेजर लविंग रूलर्स थे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है समझ ही नहीं आता था, उनके अंदर मिलिट्री स्किल्स थे ही नहीं। इस बात का एडवांटेज लेते हुए कि भाई जो रूलर है वो बहुत ही वीक है, इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने बोला अब हम आज़ाद, ये क्या कर लेगा राजा, ये तो दिन भर नाच गाने देखता रहता है, दारू पीता रहता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, और ये अगर हम पे अटैक भी करेगा तो हम तो बच जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मिलिट्री स्किल्स का ना होना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का ना होना, इसका फ़ायदा उठाया प्रोविंशियल गवर्नर्स ने और अपनी इंडिपेंडेंस ले ली और मुग़ल एम्पायर से टूट के अलग हो गए। और इस वीक कंडीशन में एक इन्वेजन हुआ जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, बोलते ना लास्ट नेल इन द कॉफिन टाइप था। चलो, तो इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने जो इन्वेजन्स किए वो लास्ट नेल थे कॉफिन में। जो रूलर थे ईरान के नादिर शाह और जो रूलर थे अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने भी मुग़ल एम्पायर के फॉल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, इतने जल्दी एम्पायर ख़त्म नहीं होता, पर इन्होंने लूट पाट करके इतना कमज़ोर इसको कर दिया
कि क्या बताएं। नादिर शाह ने इन्वेट किया था इंडिया को 1739 में, जब मोहम्मद शाह का रूल चल रहा था। व्हेन मोहम्मद शाह वाज रूलिंग, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड एक्चुअली व्हाट वाज द टाइम 1739। उसने मुग़ल आर्मी को हरा दिया और पावर प्रेस्टीज दोनों ही ख़त्म कर दी मुग़ल्स की। नादिर शाह वापस चला गया ईरान और अपने साथ ले गया ह्यूज बूटी, बड़ा सा खजाना, हमारे गोल्ड डायमंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सब कुछ ले गया नादिर शाह। इंक्लूडेड शाहजहां पिकॉक थ्रॉन जो शाहजहां का था उसे भी ले गया, और उसके ऊपर तो इतने सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे कि क्या बताए। इवन वो कोहिनूर डायमंड भी ले गया, और ये कोहिनूर डायमंड अभी किसके पास है? इंग्लैंड के पास है ना, ब्रिटेन के पास है। तो बेटा ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, उस ठीक ठाक में बुरा करने का काम किया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह हमें वीक कर गए फिनेंशियली, पिकॉक थ्रोन ले गए, कोहिनूर डायमंड ले गए, लार्ज बूटी ले गए। अहमद नादिर शाह के बाद आए अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने बहुत बार इंडिया को रेड किया 1757 से 1761 तक, 4 सालों में इन्होंने बार बार इंडिया को रेड किया। जो मुगल आर्मी थी वो तो वीक हो ही गई थी। क्यों वीक हो गई थी बेटा? मनसबदारी क्राइसिस की वजह से। जो मनसबदार थे, जो आर्मी को मेंटेन करते थे, उनके पास अब उतनी ज़मीनें जागीर ही नहीं थी जिससे वो आर्मी का खर्चा उठा पाए। तो आर्मी में क्राइसिस तो आएगी ही आएगी। मनसबदार ही आर्मी मेंटेन रखते थे। मुगल्स के पास तो बहुत कम आर्मी होती थी। बाकी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रखने का काम, हाथी घोड़े रखने का काम किसका होता था? मनसबदार का होता था। और बेचारी मनसबदारी क्राइसिस की वजह से अब्दाली की आर्मी की जो शक्तियाँ थी उसके सामने हम टिक नहीं पाए, और मुग़ल एम्परर की जो पावर थी फर्दर डिमिनिश कर गई, और ज़्यादा कम हो गई। बेटा 18th सेंचुरी में जब डिक्लाइन होने लगा मुग़ल एम्पायर का, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब आपको पता ही है ना, खालीपन, खाली चीज़, खाली हो गया। जो वैक्यूम था इसे फिल किया गवर्नर्स ने, मुग़ल गवर्नर्स ने, ठीक है। डिफरेंट मुग़ल प्रोविंसेस थी ना, उनके जो गवर्नर्स थे वो इस वैक्यूम को फिल करना चाहते। तो ये वैक्यूम को फिल किया मुग़ल गवर्नर्स ने। डिफरेंट प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे वो इसको फिल करना चाहते थे, या तो जो रीजनल किंगडम्स थी वो जो पहले मुग़ल से लड़ रही थी। अब बेटा एक ताकत वीक होगी तो दूसरी ताकत तो शक्तिशाली बनेगी ही ना, पावरफुल होगी। तो जहाँ मुगल्स का डिक्लाइनिंग फेज चल रहा था, वहीं पर मराठा किंगडम का राइज चल रहा था, सिखों का राइज चल रहा था, जाट ऊपर की तरफ आ रहे थे, रोहिल्लास ने अच्छे खासे एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया था। तो बेटा अब वो रीजनल किंगडम्स जो पहले मुगल से लड़ रहे थे, अब वो अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पीरियड था इसमें हमने देखा एक्सपांशन होता है मराठा किंगडम का, राइज होता है सिख का, जाट का, रोहिलास का। जो किंगडम होती है बंगाल की, अवध की, उस टाइम और कहते थे इसको, हैदराबाद, मैसूर, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो कौन कौन इंडिपेंडेंट हो गया? बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना। अब ये मुगल से बोलते हैं हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हम जैसे रूल रेगुलेशन बनाएंगे वैसे अपनी एम्पायर को रन करेंगे, हमारी अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ होगी, है ना, हमारा अपना इकोनॉमिक सिस्टम होगा। अब हम आपसे सलाह मशवरा नहीं करेंगे। अभी कोहिनूर कहाँ है? तो अभी कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन में है। ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता तो मुझे बोलना, मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने स्किप किया तो आप लोग भी स्किप करेंगे, आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। कोहिनूर अभी कहाँ है? ब्रिटिश क्वीन क्राउन में है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आएगा तो बता देना। नो दिस बेटा, ये मैं ज़रूर आपको बता देती हूँ। द लास्ट मुग़ल एम्परर, तो वो मुग़ल एम्पायर जो एक टाइम था जब इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को, एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता था, कवर करता था। अब वो सिर्फ दिल्ली रेड फोर्ट के आसपास ही था, एक्सटेंडेड बियॉन्ड रेड फोर्ट, लाल किला जो था, और वो भी बेयरली लिखा है, कुछ आसपास के रीजन ही कवर करता था। जब कौन रूल कर रहे थे? लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र।
मतलब लाल किले के बिल्कुल आसपास वाला बिल्कुल थोड़ा बहुत ही एरिया था जो बहादुर शाह जफर के कंट्रोल में था, और एक टाइम ऐसा था कि पूरी इंडिया को ये कंट्रोल कर रहे थे, है ना। ये किसी भी राजा के लिए, इंडिया में किसी भी पावर के लिए कोई थ्रेट नहीं बने, क्योंकि ये चुपचाप उतने से एरिया को ही रूल करते थे। इनके पास इतने राइट थे कि ये अपनी थोड़ी सी आर्मी मेंटेन करते थे, कुछ टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और ब्रिटिशर्स इन्हें पेंशन देते थे। द एम्परर वॉज गिवन पेंशन बाय द ब्रिटिशर्स इन्हें पेंशन देते थे। इन्हें इतनी अथॉरिटी थी कि ये टैक्सेस कलेक्ट कर लें, अपनी स्मॉल मिलिट्री फोर्स को मेंटेन कर लें दिल्ली में। बहादुर शाह जफ़र एक नोटेड उर्दू पोएट थे, अच्छी पोइट्री लिखते थे। इन्होंने उर्दू गज़ल्स को लिखा है, और इनका जो कलेक्शन है, जो पोइट्री इन्होंने लिखी हैं, जो गज़ल्स इन्होंने लिखी हैं, उन्हें कंपाइल करके एक बुक बना दिया गया है बेटा, जिसका नाम है कुल्लियत ज़फ़र। कुल्लियत ज़फ़र किसकी बुक है? बहादुर शाह ज़फ़र की। इसमें क्या है? पोइट्री और गज़ल्स। बहुत सारे उर्दू राइटर्स जो हैं वो इनके कोर्ट में थे। बहुत सारे उर्दू राइटर्स, उर्दू पोएट इनके कोर्ट के मेंबर थे। इनमें से नोटेबल हैं गालिब, दाग, मुमीन, ज़ौक़। बेटा आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे मराठा से।